अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ ही साथ टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज structure of atoms, and so far we are done with discussion of its introduction. Then we started our topic 2.1 which was about theories and experiments related to the atomic structure, and in those theories हमने डिस्कस की है जॉन डाल्टन की थ्योरी, देन जे थॉमसन की थ्योरी which was plum pudding theory, and then we started with the कैथोड रेज डिस्कवरी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने डिस्कस किया सर विलियम क्रुक्स को और उनके सारे एक्सपेरिमेंट को। देन we moved on to the next topic which was discovery of proton, जिसमें हमने कैनाल रेज की डिस्कवरी और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम के मजीद 3 छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर आप गौर करें तो इसमें से 2 की डिस्कवरीज हम पढ़ चुके हैं। हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ चुके हैं कैथोड रेज की फॉर्म में, और प्रोटॉन की डिस्कवरी भी पढ़ चुके हैं कैनाल रेज की फॉर्म में। अब हमें आज के इस लेक्चर में पढ़नी है तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई थी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसकी डिस्कवरी से पहले रोल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का, हु इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज अ स्टूडेंट टू जे थॉमसन एज वेल। रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट atomic mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only. उसने ये देखा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पे किसी भी चीज़ का अटोमिक मास जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मास उस पर डिपेंडेंट नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स प्रेजेंट इन एन एटम जो कि उस मास में कंट्रीब्यूट करता है। एंड ही प्रिडिक्टेड इन 1920, mark the years as well, 1920, that some neutral particles having mass equal to that of protons must be present in an atom, कि एटम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अलावा भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और उसका मास होगा इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड दस साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कि अब ढूंढते हैं हम उस न्यूट्रल पार्टिकल को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द एटॉमिक मास। अब न्यूट्रल पार्टिकल की सर्च में एक साइंटिस्ट आया whose name was James Chadwick, and in 1932 James Chadwick discovered neutrons. अब देखते हैं कि आखिर उसने ये न्यूट्रॉन्स डिस्कवर कैसे किए। He set up one experiment, and in that experiment he used discharge tube, the same discharge tube जिसमें हम वैक्यूम लगाते हैं और वैक्यूम पंप के जरिए हम उसका प्रेशर लो कर लेते हैं। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाए और उसमें से इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट नहीं किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसमें ही वाज यूजिंग पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यानी कि वो रेज को एमिट करता है, और उस पोलोनियम के आगे उसने लगाई एक मेटल विच वाज बेरिलियम। बेरिलियम एक सिल्वरी शाइनी कलर की मेटल है और ये एक रेयर मेटल है। बेरिलियम मेटल की लेयर के कुछ गैप के बाद ही अरेंज्ड पैराफिन वैक्स, और पैराफिन वैक्स के बाद उसने लगाई एक डिटेक्टर प्लेट, यानी कि एक ऐसी प्लेट सेटअप की जो कि पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकती थी। यानी कि 4 चीज़ें उसने इन अ रो सेट की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया है जिसको हम पोलोनियम कहते हैं, और उसको उसने एक लेड के चैम्बर में रखा। वाई इन लेड चैम्बर? ताकि उससे जो भी रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक डायरेक्शनल वे में उस चैम्बर से बाहर निकलती हुई दिखाई दें, एंड द रेज विच वर इमिटिंग फ्रॉम दैट पोलोनियम, उस लेड चैम्बर के अंदर से जो रेज आ रही थी
these were named as alpha particles. और अगर उसकी डेप्थ में जाएं तो अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज्ड हीलियम, उसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, हम उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल. सो यानी कि उस लेड वाले बॉक्स में उसने रख लिया पोलोनियम और उसमें से निकले अल्फा पार्टिकल्स. नाउ दोज अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली दे आर बम्बार्डेड ऑन अ मेटल विच इज बेरिलियम मेटल, एंड वी नो दैट दिस इज अ सिल्वर शाइनी मेटल. और एज कंपेयर टू अदर मेटल्स ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है और इसकी डेंसिटी थोड़ी कम भी होती है. नाउ आफ्टर बेरिलियम उसने अरेंज किया था पैराफिन वैक्स. नाउ लेट्स सी व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. उसने ऑब्जर्व ये किया कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे बम्बार्ड कर रहे हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड. क्योंकि जब वो रेज पास कर रही थी फ्रॉम पैराफिन वैक्स, तो आफ्टर पैराफिन वैक्स वो पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन्स को रिलीज करा रही थी. क्योंकि जो हमने डिटेक्टर प्लेट एंड पे सेट की उस पे देखा जा सकता था कि प्रोटॉन पार्टिकल्स अटैच थे, यानी कि वो गेन कर रहा था, वो डिटेक्ट कर रहा था प्रोटॉन पार्टिकल्स को. यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्ड करने से कोई न्यूट्रल मटेरियल निकला और उस न्यूट्रल मटेरियल ने पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर दिया. सो उसने उस न्यूट्रल पार्टिकल को कहा न्यूट्रॉन. सो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को कि व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट, he observed that highly penetrating radiations were produced and these radiations were called as neutrons. चूंकि वो न्यूट्रल थी इसलिए उन्हें कहा गया न्यूट्रॉन्स. अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम एक इक्वेशन की मदद से समझें, सो चूंकि हमने यूज की दो चीजें, अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम, सो यू कैन सी दैट बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम होता है अल्फा पार्टिकल. आई हैव टोल्ड यू दैट द पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल. तो जब ये बम्बार्ड होगा बेरिलियम पे तो जो चीज़ें बनेंगी वो हैं कार्बन और न्यूट्रॉन. कार्बन इसलिए क्योंकि जब बेरिलियम में से न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो उसका मास डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे एक नई चीज़ बन जाएगी जो कि है कार्बन 12. और इसका सबूत ये है कि द सिल्वरी शाइनी मेटल वो टर्न हो जाएगी ब्लैक में, यानी कि उसका कलर ब्लैक होने लग जाएगा. अब ये तो थी सारी की सारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि आखिर उसने क्या एक्सपेरिमेंट सेट किया और कैसे पता चला कि कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई है. अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ. सो फर्स्ट इज अबाउट चार्ज. एज वी नो दैट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो न्यूट्रॉन्स दे हैव नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इन्हें न्यूट्रल कहा जाता है. और आपको याद होगा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि रदरफोर्ड तलाश ही कोई ऐसा पार्टिकल करने का कह रहे थे जो कि होगा न्यूट्रल और वो सिर्फ और सिर्फ मास पे इफेक्ट करेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स. ये बहुत पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं और उसकी निशानी है कि हमने देखा कि जब हम इसे पैराफिन वैक्स में से गुजारेंगे तो ये इतना हाईली पेनिट्रेट करेगा कि उसमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर देगा, प्रोटॉन्स सेपरेट हो जाएंगे उसमें से. सो दिस शोज दैट दीज पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज mass of these particles was nearly equal to the mass of proton. यानी कि उसका मास प्रोटॉन के मास के बिल्कुल इक्वल था. तो इससे पता चलता है कि हम जिस पार्टिकल की तलाश कर रहे थे ये वही पार्टिकल था. इसीलिए जेम्स चैडविक की डिस्कवरी ने ही प्रूव किया है कि न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. मुझे उम्मीद है कि न्यूट्रॉन के पूरे सीक्वेंस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब मुश्किल नहीं होगी. हमने डिस्कस कर ली है डिस्कवरी फॉर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब देखते हैं कि आखिर इन टॉपिक्स में से हमें किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं. सो डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एमसीक्यू की, और इन एमसीक्यू से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि हमें किस तरह स्टेटमेंट को पढ़ के अपना आंसर डिराइव करना है. सो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ.
atoms of the same elements are different, option B is alike, option C is comparable, and option D is active. As you can see in these options, कुछ वर्ड्स एक जैसे हैं, जैसे कि alike और comparable, ये एक एक जैसे वर्ड हैं. और अगर बात करें एक्टिव की तो उसको भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं. स्टेटमेंट है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट क्या होंगे, और ये हमने पढ़ा था हमारी जॉन डाल्टन की थ्योरी में कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सबके सम सेम होंगे. ये नहीं कहा कि कंपेरेबल होंगे. सो सेम के लिए जो वर्ड आता है दैट इज अलाइक. सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर अलाइक. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज थॉमसन पुट फोर्थ हिज डैश थ्योरी, यानी कि हमें थॉमसन यानी कि जे थॉमसन उसकी थ्योरी का नाम बताना है. ऑप्शन ए इज एटॉमिक थ्योरी, ऑप्शन बी इज मॉलिक्यूलर, ऑप्शन सी इज प्लम पुडिंग एंड ऑप्शन डी इज नथिंग. अब ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन है. अगर तो आपने अच्छे से साइंटिस्ट को उनकी थ्योरीज को और उनके ईयर्स को याद किया है तो इस तरह के सवालों का जवाब करना कोई मुश्किल नहीं है. एज वी नो दैट जे थॉमसन ने वर्क किया था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो उसकी थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी. एंड द थ्योरी वाज कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा है एक एटम और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड. नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु वाज द पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स का पायनियर कौन था, यानी कि किसने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स को स्टार्ट किया था यूज करना और बहुत ज़्यादा यूज किया होगा. ऑप्शन ए इज विलियम क्रुक्स, बी इज रदरफोर्ड, सी इज डाल्टन एंड डी इज बोहर. हमने रदरफोर्ड, बोहर और डाल्टन को अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करना है. सो हेयर इट्स आंसर वुड बी वेरी डायरेक्ट दैट विलियम्स क्रुक्स ही वाज द पायनियर. और ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में भी गिवन है. सो इस तरह की छोटी छोटी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर नहीं करेंगे. एज वी नो दैट विलियम क्रुक्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और वो डिस्कवरी हुई ही थी जब उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब को ही वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है. सो विलियम क्रुक्स वॉज द पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. नेक्स्ट MCQ is which apparatus was used by Sir William Crookes in his experiment. अब देखें, एक ही तरह का सवाल है लेकिन मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है. ऑप्शन ए इज टेस्ट ट्यूब, बी इज जिंक प्लेट, सी इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड डी इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करती है लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं होता. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब. इसके अलावा हमें MCQs आ सकते हैं रिलेटेड टू द चार्जेस. ऐसे MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, कैनाल रेज कैरी, मतलब कैनाल रेज पे कौन सा चार्ज है. A इज पॉजिटिव चार्ज, B इज न्यूट्रल, C इज नेगेटिव चार्ज एंड D इज नन ऑफ दीज. अब चूंकि कैनाल रेज हमने पढ़ी थी व्हेन वी वर स्टडिंग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब अंडरस्टूड है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैनाल रेज पे भी होगा पॉजिटिव चार्ज. एंड वी नो दैट कैनाल रेज आर ऑपोजिट ऑफ द कैथोड रेज, तो वो भी शो करती हैं कि इनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज. इसके अलावा अगर आपको इन तीनों डिस्कवरीज और इससे पहले हमने जो 2 शॉर्ट थेरीज पढ़ी हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो दे कुड बी वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एज वेल. सिंपल मतलब straight away you will be asked to write properties. Write down 2 or 3 properties of protons, 2 or 3 properties of neutrons और properties of cathode rays. या फिर आपको differences भी पूछे जा सकते हैं. cathode rays और canal rays इनकी properties का difference बहुत important है. और MCQ point of view से एक और चीज़ बहुत important है जो कि हैं dates of these discoveries, कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स किन किन डेट्स पे डिस्कवर हुए हैं. इनकी डिस्कवरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2.1. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन ना हो. When we were discussing our canal rays, तो उसकी लास्ट लाइन में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हम एक हाइड्रोजन गैस की कैनाल रे की बात करते हैं सो वो होगी इक्वल टू 1 प्रोटॉन. और उसकी रीज़न हमने ये देखी थी क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता
और अगर हम हाइड्रोजन को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और उस पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। इसीलिए हम हाइड्रोजन वाले आयन को कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। सो दैट्स व्हाई वी नो दैट हाइड्रोजन is the element which is having no neutron in its nucleus. Let's move on to our next question, which is who discovered electrons, protons and neutrons? अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपसे अगर who पूछा जाएगा तो you need to tell the date as well. So चलिए देखते हैं। Electrons, they were discovered by J.J. Thomson in 1897. अगर बात करें प्रोटॉन्स की, so in 1886 Goldstein discovered positively charged particles and he named them protons. And if we talk about neutrons, तो इन्हें तो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है कि न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने in 1932 and he discovered them as neutral particles. Let's move on to question number 3, which is how does electrons differ from the neutrons? कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में फ़र्क क्या है। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन का डिफरेंस पूछा जाएगा, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल, और आप साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को लिखेंगे एंड देन यू विल राइट द डिफरेंसेस। मेक श्योर जो स्टेटमेंट आप एक हेडिंग के अंडर लिख रहे हैं उसके एडजेसेंट लाइन के दूसरी तरफ भी आप उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं सबसे पहला चार्ज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और in electrons there is negative charge, and if we talk about neutrons, so neutrons होते हैं neutral particles, they don't have any charge. इसके अलावा जो आप डिफरेंस लिख सकते हैं, चूंकि आपने वो डिफरेंस अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप ये बुक कंप्लीट करेंगे तो यकीनन आपको वो डिफरेंस मालूम होगा, और हो सकता है अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो हमने इसे चैप्टर नंबर 1 में बेसिक डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। सो वो डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफरेंसेस आते हैं तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। वो मास का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों का मास कंपेयर कर सकते हैं। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग वेरी 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 लेस मास, और न्यूट्रॉन का मास होता है इक्वल टू द प्रोटॉन और अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम वर्ड नेग्लिजिबल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि एनोड रेज कैसे बनती हैं, तो आपको याद रखना है कि एनोड रेज दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एनोड बट दे आर फॉर्म्ड व्हेन कैथोड रेज विच आर इलेक्ट्रॉन्स दे आर कोलाइडिंग विद द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और उससे बनती हैं कैनाल रेज। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप दिखाएंगे कि कोई भी मटेरियल है और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है और उसके नतीजे में बनेगा एक चार्ज्ड पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे, मतलब दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू नॉक आउट 1 मोर इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और उसमें हमने उसके एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझा है, जो कि शायद आपकी बुक में भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने देखी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कस किए हैं कुछ MCQs फ्रॉम दीज टॉपिक्स, और सॉल्व किया है टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2.1। मुझे उम्मीद है कि अब इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।